जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का जो है एक मॉडल पेपर जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, हम उसी को देखेंगे। 10वीं का ये जो मॉडल पेपर है, ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। यहाँ पे पूर्णांक कितने हैं? 80 नंबर के पूर्णांक हैं। 3 घंटे का समय है। 3 घंटे में जो है ये मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करना रहेगा आपको। जो है ये जो एक प्रकार का फॉर्मेट है, एक प्रकार की रूपरेखा है कि इसी तरह के जो है जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो फाइनल एग्जाम में आएंगे, कुछ इसी तरह के। फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे वो भी 3 घंटे में आपको करने रहेंगे। 80 नंबर का पूर्णांक होगा, ठीक है। जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वे किस स्तर के होंगे, कैसे होंगे, कितने नंबर के होंगे, उसी का जो है एक प्रकार से डुप्लीकेट जो है क्वेश्चन पेपर ये तैयार किया गया है, जैक बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर भी कितनी है? 52। क्लास 10वीं के जितने भी विषयों के एग्जाम होंगे, लगभग हर विषय में टोटल क्वेश्चन जो होंगे वे 52 प्रश्न होंगे। और ये 52 जो प्रश्न होंगे ये 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, यानी 4 सेक्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो सेक्शन ए होगा वो 30 नंबर का होगा, जो सेक्शन बी होगा वो 12 नंबर का होगा, जो सेक्शन सी होगा वो 18 नंबर का होगा, और जो सेक्शन डी होगा वो 20 नंबर का होगा। तो 4 सेक्शन में डिवाइड है। लेकिन अगर हम बात करें जो है 10वीं का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, हम इसी जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है ग्रामर का पार्ट है, दूसरा पार्ट है प्रोज का, और तीसरा जो पार्ट है वो सप्लीमेंट्री रीडर का है। हालांकि प्रोज में जो है इसमें पोएट्री भी आपको मिल जाएगी। जो आपकी प्रोज की जो पुस्तक है द फर्स्ट फ्लाइट है ना, द नहीं है, केवल फर्स्ट फ्लाइट है। फर्स्ट फ्लाइट जो है ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में जो है कई सारे चैप्टर हैं, जिसमें आपको प्रोज भी मिलेंगे और पोएट्री भी मिलेंगे। और एक दूसरी पुस्तक का नाम है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में जो है कई सारी कहानियां हैं, यहाँ पर भी कई सारे चैप्टर हैं। अब ग्रामर में क्या है? ग्रामर में यहाँ से आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी पूछा जाता है, टेंस भी पूछा जाता है, ऑक्सिलरीज वर्ब भी पूछा जाता है, मॉडल्स वर्ब भी पूछा जाता है, लेटर भी पूछा जाता है, एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, एसे भी पूछा जाता है। फिर जो है कुछ अनसीन पैसेज भी होते हैं। अगर हम बात करें जो है ये जो 80 नंबर है, अगर हम इसे 3 पार्ट करें तो ग्रामर से जो लगभग जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 30+, यानी जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं 30+। वही अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज से लगभग जो है 25+, 25+ प्रश्न जो प्रोज से पूछे जाते हैं। वही अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री से भी लगभग जो है 18+ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मालूम होना चाहिए किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हम केवल ग्रामर पढ़ रहे हैं, साल भर ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हमको ग्रामर से कितने अधिकतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ग्रामर से तो अधिकतम वही 30+ ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो है 50 प्रश्न जो है, जो 50 नंबर के प्रश्न होंगे वो तो आपके आएंगे प्रोज और पोएट्री से भी आएंगे, मतलब प्रोज से भी आएंगे और सप्लीमेंट्री से भी आएंगे। तो हमें जो है सब पे जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यानी सबको जो हम समान रूप से जो है देखेंगे। जो है यहाँ पे जो है आपका जो हर एक अंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी सिंगल डिजिट इज एसेंशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो प्रत्येक अंक जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सप्लीमेंट्री भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, प्रोज भी पढ़िए और ग्रामर भी पढ़िए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न ग्रामर से पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोज से है, और फिर उसके बाद क्या है? सप्लीमेंट्री से है। आइए हम लोग देखते हैं, हर प्रश्न को देखते हैं और हर प्रश्न का जो सटीक आंसर क्या है हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन पैसेज एक ऐसे पैसेज होते हैं जिसे हम कभी पढ़े नहीं होते, देखे नहीं रहते हैं, अचानक से एग्जाम में ये पैसेज आ जाते हैं, तो ये अनसीन टाइप के पैसेज होते हैं। अब इन पैसेज को हल कैसे किया जाए, कितना सही तरीके से ये हल करें कि जो है कम से कम समय में जो है ये हल हो जाए और एकदम सटीक हल हो जाए। तो अलग अलग टीचर अपने अलग अलग तरीके से जो है आपको बताते हैं कि हमें अनसीन पैसेज कैसे हल करना चाहिए। कुछ टीचर ये कहते हैं कि अनसीन पैसेज को जो है अच्छी पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहले एक बार पढ़िए, अगर आपको अर्थ इसके समझ में नहीं आती तो दोबारा पढ़िए, दोबारा समझ में नहीं है तो तिबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए। यानी पैसेज को जो है अच्छी तरीके से पढ़िए और उस पैसेज में क्या कहा जा रहा है, उसकी कहानी क्या है, उसकी थीम क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए कि पैसेज का जो है आपको अर्थ समझ में आ जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है 10वीं के बच्चों के लिए। अगर जिनका बेस इंग्लिश का कमजोर है तो वो उनके लिए बहुत कठिन होता है पैसेज को पढ़ना और उसका सही अर्थ निकालना। लेकिन जो है पैसेज में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर को जो है ढूंढना इस पैसेज में से ये आसान होता है। यदि आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे तो जो भी प्रश्न जो इस पैसेज से जो पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। ये मायने नहीं रखता इस पैसेज का जो है कितना सही तरीके से आप अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन जो है जितना बढ़िया से, जितना अच्छी तरीके से आप इसके अर्थ को समझेंगे उतना ही सटीक, उतना ही शुद्ध तरीके से आप इसके आंसर दे पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टीचर कहते हैं कि पहले पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद जो है पैसेज के बाद जो है जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों का आंसर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, पैसेज को पढ़ने से पहले पैसेज में से जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं पहले उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। लगभग जो है इस पैसेज से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पहले जो है आप उन 8 प्रश्नों को पढ़ लीजिए कि प्रश्न में जो पूछा क्या जा रहा है। लगभग 8 प्रश्न है, उसको पढ़ लीजिए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज को पढ़िए। जब आप एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके बाद जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ते समय जो है उन प्रश्नों के आंसर जो है इस पैसेज में आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न को एक बार आप पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि प्रश्न में जो है क्या पूछा जा रहा है, तो उन प्रश्नों के सही आंसर जो है आपको पैसेज में मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। और इससे आपका मन भी लगेगा, आपका दिमाग फोकस भी करेगा कि जो है किस प्रश्न का क्या आंसर जो पैसेज में कहाँ पे मिल रहा है। तो पैसेज पढ़ते समय जो है उन प्रश्नों की आंसर को आप जो अंडरलाइन कर सकते हैं, तो पैसेज पढ़ते समय आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये वर्ड्स, ये सेंटेंस, ये लाइन, यही तो प्रश्न में पूछा जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से जो है एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी आपकी मर्जी या आपके टीचर जैसे भी आपको बताएं, आप उस तरीकों को फॉलो कीजिए। मेरा अपना यह अनुभव है कि जब हम एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्नों को पढ़ने के बाद जब हम पैसेज को पढ़ते हैं, तो पैसेज को पढ़ते समय जो है हमें पता चलने लगता है कि प्रश्न जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पंखा को बंद कर देते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द मेन काज, मुख्य कारण क्या है ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पैसेज, है ना। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका जो है मुख्य कारण क्या है, मेंशन्ड इन द पैसेज, जो कि जो है पैसेज में जो उल्लेख किया गया है, पैसेज में जो उल्लेख किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल जो वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, अब इसके मुख्य कारण जो इसके जो राइट आंसर हमको पैसेज से ही मिलेंगे। हो सकता है कि
यहाँ पे जो आपको पढ़ने से आपको लगे कि अरे यही कारण है जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमको तुरंत आंसर नहीं मारना है। हम जो इसका सटीक आंसर जो पैसेज में ढूंढेंगे, हो सकता है पैसेज में कोई दूसरा आंसर हो, क्योंकि एक प्रश्न के कई सारे आंसर होते हैं। तो जो सही आंसर जो पैसेज में दिया गया हम उसी को जो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, है ना। कुछ लोगों को लगेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा इसका, कुछ लोगों को लगेगा इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस हो सकता है, कुछ लोगों को लगेगा अर्बनाइजेशन लग सकता है, कुछ लोगों को जो है डिफॉरेस्टेशन ओनली लग सकता है। हमें जो लगे हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमको ये ध्यान देना है कि पैसेज में क्या कहा गया, हम इस पर फोकस करेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका एक मुख्य कारण क्या है, एक मुख्य कारण क्या है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, Which of the following is not a greenhouse gas according to the passage? पैसेज के जो है कारण जो है, पैसेज के अनुसार जो है निम्न में से जो है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, मेथेन दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो हम जो पैसेज में देखेंगे कि किन किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण के रूप में दिए गए। हालांकि जो ग्रीन हाउस गैस कई प्रकार की होती हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मेथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, CFC भी होता है, HFC भी होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं। लेकिन जो है हमें केवल उन गैसों के बारे में जानना है जो पैसेज में दिए गए हैं, और वो कौन सी गैस है जिसे पैसेज में नहीं दिया गया है। तो पैसेज के अनुसार कौन सी जो है which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस, ना पैसेज के अनुसार कौन सी जो है गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है, मेनली थ्रेटेन जो है समुद्र का जो जल स्तर हो रहा है इसके जो मुख्यतः जो है जो खतरे हैं, मतलब किन किन इलाकों के इसके खतरे हैं। हालांकि थ्रेटेन मीन्स जो होता है धमकी देना, जो है धमकाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो थ्रेटेन का जो अर्थ निकालेंगे खतरों से लेंगे। किसे निकालेंगे, खतरों से लेंगे। जो है कि जो समुद्र का जो जल स्तर जो बढ़ रहा है इसका जो मुख्य जो है खतरा जो है किस पर है ना। चलिए तो आंसर इसके कई सारे आपको दिखाई देंगे, लेकिन हम आंसर पुट करेंगे पैसेज से। अगला प्रश्न देखें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार वन मेजर इफेक्ट, एक मुख्य कारण आप अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मीन्स होता है अप्रत्याशित, रेनफॉल वर्षा, जो अप्रत्याशित जो अधिक वर्षा होती है इसका एक मुख्य कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार हमें आंसर देना है ना। आपको शायद ये भी लग सकता है कि डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, मेल्टिंग ग्लेशियर भी आपको लग सकता होगा, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स भी लग सकता है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, आपको कई सारे आंसर नजर आ सकते हैं, लेकिन हमें आंसर ये देना है कि पैसेज में क्या कहा गया है। वन मेजर इफेक्ट, मुख्य प्रभाव आप अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, जो अप्रत्याशित जो वर्षा होती है उसका एक मुख्य प्रभाव क्या है। जो लगातार अप्रत्याशित वर्षा हो रही है आजकल जो है उसका मेन मुख्य प्रभाव क्या है, यहाँ पे प्रभाव पूछ रहा है। वन मेजर इफेक्ट, मुख्य प्रभाव क्या है, किस चीज पे ज्यादा इसका मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा, पैसेज के अकॉर्डिंग, है ना। भाई अत्यधिक वर्षा होगी तो भाई हो सकता है जो है इस पर भी प्रभाव पड़े, इस पर भी प्रभाव पड़े, है ना, इस पर भी प्रभाव पड़े आपके अकॉर्डिंग जो है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि पैसेज में जो है किसका जिक्र किया गया है। चलिए, Which of the following is not mentioned, किसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है एज अ वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया, कहां पे, पैसेज में। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। ठीक है, अब इसके राइट आंसर क्या होंगे हमको पैसेज पढ़ने से पता चलेगा। 6, द वर्ड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स, इरिवर्सिबल को हम देखेंगे कि पैसेज में जो है इरिवर्सिबल जो है
को जो है किस रूप में जो है इसका क्या अर्थ वहां से निकल रहा है ना, इरिवर्सिबल है। सातवां है हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन, शुड टेक एक्शन जो है कार्रवाई जो है करनी चाहिए अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पैसेज सजेस्ट मतलब जो पैसेज जो है ऊपर जो पैसेज पूछा गया वो जो किसको सजेस्ट करता है, पैसेज जो है किसी जो है सजेस्ट करता है कि जो है जलवायु परिवर्तन को जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है हमें जो है कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, पैसेज किसको सजेस्ट करता है ना। ओनली साइंटिस्ट, ओनली गवर्नमेंट्स, बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल, ओनली इन्वायरमेंटिस्ट है ना। तो हम पैसेज से इसका सही आंसर पाएंगे। आठवां प्रश्न क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो है स्वर क्या है ना, पैसेज का स्वर क्या है, यहाँ से मतलब जो है आपको कैसी जो है पैसेज में जो है मुख्य रूप से जो है मतलब किस चीज पे फोकस किया गया है, हम पैसेज को पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो 8 प्रश्न है, 8 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं पैसेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं यहाँ पे पैसेज को पढ़ूंगा तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीज मान के चलिएगा कि एग्जाम में तो पैसेज का अर्थ बताने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा, आपको स्वतः आपको खुद ही पैसेज का अर्थ निकालना होगा, ठीक है। तो खैर मैं अभी बता दे रहा हूं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हैज इमर्ज्ड, उभरा है, एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशू, प्रेसिंग ग्लोबल इशू, प्रेसिंग मतलब दबाव, वैश्विक मुद्दों पर जो है वैश्विक जो दबाव वाले जो है वैश्विक मुद्दों पर, एज वन ऑफ द मोस्ट यानी वैश्विक स्तर पे जो है जो सबसे महत्वपूर्ण दबाव वाले जो वैश्विक जो मुद्दे हैं उनमें से जो है जलवायु परिवर्तन क्या है, एक जो मुख्य समस्या के रूप में उभरा है। क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज, जलवायु परिवर्तन जो उभरा, वैश्विक स्तर पे जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों में से एक मुख्य मुद्दा जो है जलवायु परिवर्तन, ये सामने आया है, सामने उभरा है। साइंटिस्ट एग्री, वैज्ञानिक सहमत हैं, दैट की द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बात को लेकर जो है वैज्ञानिक क्या है, सहमत है। एज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे जो है वैज्ञानिक इस बात पे सहमत है कि ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रश्न में आपको पता चल गया कि जो किन गैसों की बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जा रही है ना। और किस समस्या पे चर्चा हो रही है, क्लाइमेट चेंज, मानसून जलवायु को लेकर जो बातचीत चल रही है, ठीक है। दीज गैसेज, ये जो गैसें हैं, ट्रैप हीट, ये जो गैसें क्या करती हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं इन द एटमॉस्फेयर, लीडिंग टू अ फिनोमेना नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण जो है इस घटना को जो है, ये जो एटमॉस्फेयर जो है मतलब कि वातावरण जो है हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, और ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, नोन एज ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है आप इसे जो है हिंदी में कर सकते हैं भूमंडलीकरण कर सकते हैं, है ना। मतलब वैश्विक स्तर पर जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसी को हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग,
वैश्विक स्तर पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी जो है वायुमंडल का जो टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है दीज गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो है ये गैसें क्या करती हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, और ये जो घटना कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आपको बता दें ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता होती है, होता क्या है कि दिन में जब सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को जो अवशोषित करता है, जिससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर जो दिन में बढ़ जाता है, यानी जो हमारा धरातल एक गर्म हो जाता है। लेकिन जब रात होती है तो पृथ्वी से जो है यही उष्मा जो है पृथ्वी क्या करता है, इसी उष्मा का जो उत्सर्जन करता है, इस उष्मा को निकालता है, और ये उष्मा जो धीरे धीरे जो अंतरिक्ष में चली जाती है, और रात में पृथ्वी और वायुमंडल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता बढ़ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि रात में जब पृथ्वी से जो धरातल से उष्मा निकल कर जो अंतरिक्ष में जाती है, वो अंतरिक्ष में नहीं जाती है, बल्कि वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या करती हैं, इस उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो है जब उष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो जिसके कारण जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और वायुमंडल रात में भी गर्म बना रहता है। पृथ्वी का जो पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर वो भी गर्म बना रहता है ना। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो है उष्मा के अवशोषण की ये जो घटना है, इसको अब जो है इस घटना के कारण जो है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वायुमंडल का, हम इसे जो है ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। चलिए, हालांकि इतना डिटेल अर्थ बताने के लिए आपके एग्जाम में कोई नहीं होगा, आपको खुद इसका सही अर्थ निकालना होगा। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आर फॉर रीचिंग जो है ना, आर फॉर रीचिंग, दूरगामी, मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव बहुत ही दूरगामी है। राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो जो जल है, सी लेवल तटीय जो लेवल है, समुद्र का जो तटीय इलाका है, समुद्र का या हम कह सकते हैं जो जल स्तर का जो लेवल है, समुद्री जो जल स्तर उसका जो लेवल है, सी लेवल है, राइजिंग बढ़ रहा है। थ्रेटेन कोस्टल सिटी, जो तटीय शहर है ना, तटीय शहर क्या है, थ्रेटेन खतरे में है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण जो है तटीय जो शहर है वो खतरे में है। क्या है, खतरे में है। कोस्टल सिटी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अत्यधिक जो है मौसमी परिवर्तन के कारण, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अत्यधिक मौसमी घटनाओं के कारण, सच जैसे फ्लूड्स बाढ़, एंड ड्राउट सूखा, आर बिकमिंग हो रहे हैं मोर कॉमन, बहुत आम बात हो गई है। क्या हो गई, बहुत आम बात हो गई। मतलब अत्यधिक मौसमी घटनाओं के कारण जो है, मतलब बाढ़ का आना, सूखा आना, ये बहुत आम बात हो गई है। किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एंड मेनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, यानी कई सारी जो जातियां हैं, जो स्पाइसीज हैं, आर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही हैं, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। कई सारी जातियां जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, एज, क्योंकि देयर हैबिटेट्स, क्योंकि उनके आवास, चेंज, बदल गए हैं। कई सारी प्रजातियां जो है वो क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि जो है उनकी जो आवास है वो क्या है, बदल गए हैं, आर या डिसअपियर, गायब हो गए हैं। कई सारी प्रजातियां जो है संघर्ष कर रही हैं, किसके लिए, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए कई सारी प्रजातियां संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि जो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उनकी आवास क्या है, बदल गए हैं या गायब हो गए हैं। इन सम रीजन, कुछ क्षेत्रों में फार्मर्स आर फेसिंग, किसान संघर्ष कर रहे हैं, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, ये आएगा किसानों का ये जो संघर्ष आपको पैसेज में मिलेगा, जो है जो ग्लोबल वार्मिंग उसका एक इफेक्ट मिलेगा आपको। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, मतलब फसलों की जो पैदावार क्या हो गई है, कम, मतलब कि कम फसल पैदावार की समस्या से किसान क्या है, फेसिंग, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। ये जो अत्यधिक जो है अप्रत्याशित जो वर्षा हो रही है, इसके कारण जो है कई सारे किसानों को जो है संघर्ष करना पड़ रहा है और कम फसल पैदावार, मतलब कम फसल पैदावार को लेकर जो है किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, किसके कारण जो है अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न जो है, जो अप्रत्याशित वर्षा का जो पैटर्न चला है, जिसके कारण जो है किसानों की जो पैदावार काफी कम हो गई है। इस मतलब इससे वो काफी जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए रिक्वायर्स, जरूरत है, अ कलेक्टिव एफोर्ट, एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। मतलब जो है जलवायु परिवर्तन को जो अगर आपको संबोधित करना है, इसको जो है कंट्रोल करना है, तो जरूरत है कलेक्टिव एफोर्ट, सामूहिक प्रयास की। सामूहिक प्रयास की जो है जरूरत है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए। गवर्नमेंट्स मस्ट, सरकार को अवश्य इम्प्लीमेंट, लागू करना चाहिए पॉलिसी, नीतियां, सरकार को जो है अवश्य नीतियां लागू करनी चाहिए। टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन को उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन की उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार को जो है नीतियां लागू कर देनी चाहिए। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो ऊर्जा की जो नवीकरणीय जो स्रोत हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऊर्जा की जो नवीकरणीय स्रोत हैं, उसमें सरकार को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट, निवेश करना चाहिए। लाइक जैसे सोलर एंड विंड पावर, जो मतलब जो सोलर एनर्जी है, जो पवन ऊर्जा है, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को बचाना चाहिए। दैट ऑब्जर्व, जो अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सरकारें हैं, सरकार को जो है कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो है एक नीति लागू कर देनी चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन कितना होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उस पर सरकार, उसमें सरकार को निवेश करना चाहिए। और जैसे सोलर विंड पावर, मतलब जो सोलर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, जो जलीय ऊर्जा है, जो तापी ऊर्जा है, जो भूतापी ऊर्जा है, सरकार को इसमें निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की जा रही है, तो केवल यहाँ पे दो की बात की जा रही है, सोलर और विंड पावर की बात की जा रही है। जंगलों को बचाने की बात की जा रही है। ये जंगल क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। इंडिविजुअल टू, व्यक्तिगत स्तर पर भी कैन कंट्रीब्यूट, योगदान दिया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी योगदान दे सकते हैं अपना। बाय यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, मतलब ऊर्जा का कुशलतम प्रयोग करके व्यक्तिगत स्तर पर भी योगदान दिया जा सकता है। रिड्यूसिंग वेस्ट, कचरे को कम करके। एंड एडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, है ना, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ लाइफ स्टाइल, टिकाऊ शैली ना, टिकाऊ वाली शैली को अपनाकर कचरे का कम प्रयोग करके और ऊर्जा का सही तरीके से प्रयोग करके जो है व्यक्तिगत स्तर पे भी योगदान दिया जा सकता है, योगदान दे सकते हैं। चलिए आगे देखें। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट का, हमारे ग्रह का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, डिपेंड्स, निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, ऑन द चॉइस, हमारे निर्णयों पर, हमारी इच्छाओं पे, वी मेक टुडे, जो आज हम लेते हैं, यानी जो हम आज जो निर्णय लेंगे उसी पर जो है हमारे ग्रह का भविष्य निर्भर करता है। आज हम अपने ग्रह को लेकर जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसी पर जो है हमारे ग्रह का भविष्य वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। कहने का मतलब यही है। इफ एक्शन इज डिले, जो कार्रवाई की जाएगी, जो निर्णय लिया जाएगा, अगर उसमें डिले हो गया, यानी कार्रवाई में क्या हुआ, डिले हुआ, लेट हुआ,
द डैमेज caused by climate change may become irreversible, irreversible अनियंत्रित हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय हो जाएगा। डैमेज काज, डैमेज जो खतरा हो रहा है ना, डैमेज काज यानी ये जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनशील हो जाएगा, मतलब अपरिवर्तित। अब हम इसमें अगर हम अभी डिसीजन लेने में अगर हम लेट किए तो हम बाद में हम क्या करेंगे, इस जलवायु परिवर्तन को बदल नहीं पाएंगे, मतलब ये अपरिवर्तित ही रह जाएगा अगर हम अभी डिसीजन नहीं लिए तो। अगर हम डिसीजन में लेट करते हैं, डेली करते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो आने वाले समय में हम इस जलवायु परिवर्तन को फिर नहीं रोक पाएंगे, हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहा है। पुटिंग बोथ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, जो पर्यावरण है, जो मानव जीवन है, एट रिस्क, खतरे, मतलब पर्यावरण और मानव जीवन को खतरे को जो है से निपटने के लिए जो है हम जो है क्या कर पाएंगे, इस जलवायु परिवर्तन में जो है परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। अगर हम अभी डिसीजन लेने में क्या करते हैं, देरी करते हैं। चलिए, तो ये रहा पैसेज। पैसेज हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, पैसेज हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात हो रही है, पैसेज हमने देखा कि इसका इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ पड़ रहा है, पैसेज हमने ये भी देखा कि जो प्लानेट को जो है कैसे बचाना चाहिए, और कई सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पैसेज को हमने पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब हम चलते हैं प्रश्नों पे, चलते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। What is the main cause of rising global temperature mentioned in the passage? पैसेज में जो है जो उल्लेख किया गया है, मेन काज, मुख्य कारण ऑफ राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका जो है मुख्य कारण जो है पैसेज में जो है उल्लेख किया गया वो क्या है, व्हाट इज, क्या है ना। पैसेज में जो है ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका जो है मुख्य कारण क्या है, जो पैसेज में उल्लेख किया गया है। पैसेज में किसका उल्लेख किया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ किया गया है, नहीं किया गया है। डिफॉरेस्टेशन नहीं किया गया है। अर्बनाइजेशन ये भी नहीं आया पैसेज में। क्या आया है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण जो है वैश्विक जो टेम्परेचर, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। दूसरा प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पैसेज में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का भी जिक्र किया गया था, मीथेन का भी जिक्र किया गया था, नाइट्रस ऑक्साइड का भी जिक्र किया गया था, लेकिन पैसेज में आपको जो ऑक्सीजन का नहीं मिला होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हालांकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन गैस पाया जाता है, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इन गैसों में से जो है ग्रीन हाउस गैस वही गैस होगी जो उष्मा का अवशोषण करती है। तो उष्मा का अवशोषण करने वाली गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। तीसरा, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो सी लेवल जो बढ़ रहा है ना, जो स्तर बढ़ रहा है, जलीय स्तर जो बढ़ रहा है, मेनली थ्रेटेन, खतरे में जो है कौन है ना, मुख्य रूप से जो है जो जल का स्तर बढ़ रहा है, समुद्री जल स्तर जो बढ़ रहा है, खतरे में क्या है, माउंटेन विलेज। माउंटेन विलेज से क्या मतलब जो है, वो तो जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है ना, इस पर जो है ये तो खतरे में नहीं है। डिजर्ट टाउन्स में भी, फॉरेस्ट में भी, लेकिन अगर देखा जाए पैसेज में क्या है, पैसेज में आया कोस्टल सिटीज आया है, कोस्टल सिटीज आया है जो तटीय शहर है। समुद्र का जो जल स्तर अगर बढ़ गया, ऊंचा हो गया,
तो जो तटीय शहर हैं, जो आपका मुंबई है, जो विशाखापत्तनम में, जो क्या बोलते हैं सागर किनारे बसे हुए हैं, जो तटीय शहर हैं, ये जो भविष्य में डूब सकते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है लगातार जो है जल का जो स्तर है, समुद्र के जल का जो स्तर वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है बहुत सारे द्वीप जो है डूब चुके हैं, बहुत सारे द्वीप डूबने की कगार पे हैं। जो तटीय शहर होंगे सबसे ज्यादा प्रभाव पहले इन पर पड़ेगा। तो पैसेज में कोस्टल सिटीज का जिक्र किया गया है, तो राइट आंसर होगा बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार वन मेजर इफेक्ट, एक मुख्य प्रभाव ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, जो अप्रत्याशित वर्षा जो होती है उसका एक मुख्य प्रभाव जो है क्या है पैसेज के अनुसार। डिफॉरेस्टेशन नहीं आया पैसेज में, मेल्टिंग ग्लेशियर, हालांकि ये तो पैसेज में आया हुआ है ना। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स ये भी आया हुआ है। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल है, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बी और मेल्टिंग ग्लेशियर दो चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन बात हो रही है अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, जो अप्रत्याशित वर्षा हो रही है। अप्रत्याशित वर्षा का जो सीधा प्रभाव किसमें पड़ेगा, फसलों पे, है ना। जो किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनकी फसल की पैदावार कम होती जा रही है। तो राइट आंसर इसका होगा रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, फसलों का जो पैदावार है वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके कारण इस अत्यधिक वर्षा के कारण जो अप्रत्याशित वर्षा हो रही है। चलिए पांचवा, Which of the following is not mentioned as a way to reduce कार्बन इमिशन, कार्बन के उत्सर्जन को रिड्यूस कम करने के लिए किस तरीके का उल्लेख जो है पैसेज में नहीं किया गया है ना। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इसका जिक्र किया गया है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जंगल को जो है बचाया जाए, संरक्षण दिया जाए, ये भी इसका भी जिक्र किया गया है। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, ऊर्जा का सही तरीके से कुशलता प्रयोग किया जाए, इसका भी जिक्र किया गया है। किसको, कार्बन के इमिशन को जो कम करने के लिए इसका जिक्र किया गया। लेकिन ये पूछ रहा है इज नॉट मेंशन, किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है ना, इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो राइट आंसर होगा डी। चलिए छठा देखते हैं। द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज, तो इरिवर्सिबल जो होता है इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तित, जिसे बदला ना जा सके, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इम्पॉसिबल टू रिपेयर, मतलब जिसका रिपेयर ना किया जा सके, आर चेंज यानी बदला ना सके, जिसे बदला ना जा सके उसी को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। बाकी स्लो एंड स्टडी नहीं होगा। वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी, ये भी नहीं है। इजी टू कंट्रोल, नियंत्रित करना आसान, ये भी नहीं है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तित, जिसे बदला न जा सके, जिसे बदलना संभव न हो, यानी इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, ये इसका राइट आंसर होगा। सातवां, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है ना एक्शन करना चाहिए, जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हु डज द पैसेज, जो पैसेज जो है किसको सजेस्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, है ना। ओनली साइंटिस्ट का हालांकि जिक्र हुआ है। ओनली गवर्नमेंट, केवल सरकार को, केवल साइंटिस्ट को नहीं, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, मतलब सरकार और इंडिविजुअल व्यक्ति को भी, मतलब सरकार और व्यक्ति को भी इस स्तर पे जो क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ओनली इन्वायरमेंटलिस्ट, ये नहीं, तो राइट आंसर होगा सी होगा, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। आठवां देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्वर क्या है, टोन क्या है, थीम क्या है, हम समझेंगे। ह्यूमरस मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस मतलब हास्यप्रद। क्या पैसेज आपको हास्यप्रद लग रहा था, नहीं,
कैजुअल, पैसेज बहुत कैजुअल था, आम था, सामान्य था, नहीं। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। क्या पैसेज व्यंग्यात्मक था? नहीं। इनफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, जो पैसेज में जो है, पैसेज में जो है आपको एक सूचना दी जा रही है, एंड वार्निंग आपको एक चुनौती दी जा रही है, आपको वार्न किया जा रहा है ना, आपको एक सूचना दी जा रही है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ग्रीन हाउस गैस को लेकर, इसके प्रभाव को लेकर जो है आपको एक सूचना दी जा रही है। तो जो इसका टोन है, जो इसकी जो थीम आप समझ सकते हैं कि जो है आपको जो है आपको क्या इंगित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह है इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। राइट आंसर होगा बी। चलिए काफी समय हो गया, केवल जो है 8 प्रश्नों को हल करने में। तो ये मान के चलिएगा जो अनसीन पैसेज होंगे 8 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। इस 8 प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको तो कम से कम भाई 15 से 20 मिनट तो आपको देना पड़ेगा। लगभग जो अनसीन पैसेज होंगे लगभग 14 नंबर के हम देखें, अभी 14 नंबर की जो है अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछ रहा है। अभी आपको 8 नंबर का एक अनसीन पैसेज मिला है, आगे भी एक अनसीन पैसेज फिर मिलेगा। तो 14 नंबर पाने के लिए कम से कम आधे घंटे तो आपको इन अनसीन पैसेज पर देना ही पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सटीक आंसर दे पाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। द इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है करना है आप। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, है ना। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो अभी जो है विद्यालय में पढ़ा भी रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 10वां अगर देखें तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस पूछा जा रहा है, क्या है? राजू सेड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, है ना। ये भी जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम लोग इसे भी देखेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस आपको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, है ना। जैसे यहाँ पे एक वर्ब है हेल्प, ये रिपोर्टेड वर्ब है। यहाँ पे वर्ब है प्लेइंग, क्या है? तो इसे बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर भी एक वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, सेड, सेड। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तब रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन यदि हम करते हैं तो पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन में भी परिवर्तन करते हैं, पर्सन में भी जो है परिवर्तन करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है, वो एडजेक्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है, हमें उस पर जो है फोकस करना होगा। वो सेंटेंस है कैसा? क्या वो एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव का रूल अलग है। क्या वो इंट्रोगेटिव है? तो इंट्रोगेटिव का रूल अलग है। क्या वो इंपरेटिव है? उसका रूल अलग है। तो 10वीं का जो सिलेबस है, यहाँ पे जो 3 तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे और इंपरेटिव, है ना। चलिए अगर जो है अंदर का जो सेंटेंस, इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस अगर एडजेक्टिव फॉर्म में, किसमें है? एडजेक्टिव फॉर्म में है, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते ही हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर जो है इन्वर्टेड कामा का अंदर का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा इंट्रोगेटिव है, तब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते ही हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो है
अगर जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य जो है अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते ही जो है आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो सेड टू है एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो यह भाव के अनुसार आर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है। चलिए हम लोग बनाते हैं। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, will you help me? तो देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क्स आ गया अंत में, और जो वाक्य जो सेंटेंस जो सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है यानी ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। जब जो है रिपोर्टेड वर्ड जो है, जब रिपोर्टेड वर्ड जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सेड टू है इसको हम बदलते हैं आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। ठीक, तो देखिए आस्क्ड कहाँ पे आया है? आस्क्ड आया यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, यानी ये वाला तो गलत हो गया ना, तो ये भी गलत। अब बचेगा ए और सी। अब इन दोनों में देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर इसमें अगर देखा जाए ए वाले में यहाँ पे दैट आ गया यानी ये सीधे गलत हो गया, तो बचा क्या? सी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं। इफ हो गया। अब क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कामा का जो सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है हम इसको चेंज करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में, यानी इसे बनाएंगे एडजेक्टिव सेंटेंस में हम इसे बनाएंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो विल यू हेल्प मी, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? यू। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे जो यू है ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन को बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, यानी जो है हम यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार चेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब देखिए जो यू है हम मी के अनुसार बदलेंगे। अब देखेंगे यू किस रूप में? यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम क्या करेंगे? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। होता है आई मी माई, होता है आई मी माई, होता है आई सब्जेक्टिव होता है, मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और माई क्या होता है? पॉजेसिव होता है ना। तो मी का जो सब्जेक्टिव रूप होगा वो आई होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। आई इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो यू यहाँ पे है यू सब्जेक्टिव रूप में, वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो यू के स्थान पर जो जिस प्रोनाउन का यूज हम करेंगे वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जो विल आया हुआ है, विल को हम बदल देंगे वुड में बदल देंगे, यानी जितने भी मॉडल्स आएंगे अगर विल आएगा, शैल आएगा तो उसको हम वुड में बदल देंगे, कैन आएगा तो कुड में बदल देंगे, मे आएगा तो माइट में बदल देंगे, शुड आएगा तो शुड रहने देंगे, आर टू आएगा तो आर टू ही रहने देंगे, मस्ट आएगा तो मस्ट ही लिखेंगे, कैन को कुड में बदल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम बदलेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस में, तो विल को क्या कर देंगे? विल का वुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे। आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प मी। देखिए फिर एक प्रोनाउन आ गया, मी क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब। प्रोनाउन को जो हम जब भी बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मी आ गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। लेकिन देखेंगे मी किस रूप में आया? आई मी, ये क्या? ये ऑब्जेक्टिव रूप में आया, ऑब्जेक्ट है, तो मी की जगह जो प्रोनाउन आएगा उसका भी ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, ही हिम हिज होता है ना। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, इफ आई वुड हेल्प हिम। ठीक है,
समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप जो है नरेशन पढ़ लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं 10वां, राजू सेठ। राजू सेठ, देखिएगा यहाँ पे जो सेठ के बाद जो है टू नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में जब सेट के बाद टू न आए, मतलब सेट के बाद ऑब्जेक्ट न आए, तो हम जो है सेट को सेड ही रखते हैं, टोल्ड में नहीं बदलते हैं, याद रखिएगा। आई वॉच प्लेइंग यस्टरडे, आई वॉच प्लेइंग यस्टरडे, देखिए टेंस पकड़िए। आई वॉच प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखिए राजू सेड पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है, यानी हम यहाँ पर टेंस में परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन में तो होता ही है, हम टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। फिर देखिए एक आया पार्ट्स ऑफ स्पीच आया, यस्टरडे आया है, तो हम इसमें भी परिवर्तन करेंगे। चलिए कैसे करेंगे? राजू सेड लिखेंगे, राजू सेड, राजू सेड। कुछ लोग राजू टोल्ड कर देंगे जो कि गलत होगा। टोल्ड हम तभी करेंगे जब सेट के बाद टू आएगा, यानी सेट के बाद ऑब्जेक्ट जब आए। राजू सेड, फिर क्या लिखेंगे? कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये जो है अजर्टिव सेंटेंस में है, ठीक है। राजू सेड दैट, राजू सेड दैट। अब देखिए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? राजू। तो राजू के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। क्या लिखेंगे? ही। अब टेंस पकड़िए, देखिए आई वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस किसमें बदला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस बदला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। वही पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो यहाँ पे आ गया है पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है, जिसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, ठीक है। तो दैट, तो ही के बाद क्या लगेगा? ही हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड बीन। वाच की जगह हो जाएगा हैड बीन। प्लेइंग, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में। किसमें बदलेंगे? द प्रीवियस डे में। प्रीवियस, द प्रीवियस डे। ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चेक करते हैं। राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, द डे बिफोर आया, ठीक। चलिए राजू सेड दैट ही वॉज प्लेइंग, ये तो गलत है। ही वॉज प्लेइंग ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे जो है जो यस्टरडे होता है, यस्टरडे को जो है द डे बिफोर में भी कन्वर्ट किया जाता है, द प्रीवियस डे में भी बदला जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे में बदला जाता है ना। तो यस्टरडे को द डे बिफोर में भी बदला जाता है, मतलब यस्टरडे बीता हुआ, द बिफोर मतलब क्या हुआ? एक दिन पहले का, है ना। दोनों सेम है। याद रखिएगा यस्टरडे को द प्रीवियस डे में भी बदला जाता है, द डे बिफोर में भी बदला जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्यारह देखिए, आई यहाँ पे खाली स्थान बनना है। रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, देखिए सिंस आ गया है, सिंस मंडे समय आ गया है ना, निश्चित समय आ गया। सिंस मंडे सोमवार से, तो सिंस आने का मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये तो या तो हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। हम देखेंगे तो जनरली क्या होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो या तो हैज बीन होगी, या तो हैव बीन होगी, या तो हैड बीन होगी, या तो विल हैव बीन, या तो शैल हैव बीन होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आई एम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब भरनी है। आई एम नहीं होगा, क्योंकि जो है ये हमारा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है, ये तो होता नहीं है। वाज ये भी नहीं होता है।
बचा हैज बीन और क्या बचा है बीन बचा है। तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आई हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ सिंस मंडे, सोमवार से, मैं सोमवार से जो है अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो हो जाएगा हैव बीन भरा जाएगा। यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी भरने को मिलेगा, टेंस की पहचान करने के लिए भी मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक भरना है यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, संबोधन का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इच्छावाची जो वाक्य होते हैं, इसमें जो है अधिकांशतः आपको जो है विश या मे का प्रयोग मिलेगा। भगवान आपका भला करे, जो है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग। आप नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल, है ना, जनरली इसमें मे या विश आता है, ठीक है। मस्ट तो आएगा नहीं, माइट तो आएगा नहीं, कैन तो आएगा नहीं, क्या बचेगा मे, यहाँ इसमें आ जाएगा मे, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, है ना। तो ये हमारा हो गया जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी जो धारा प्रवाह में जो बोल सकता हूँ, प्रवाहपूर्ण तरीके से बोल सकता हूँ, यानी आई कैन स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ फ्लुएंटली धारा प्रवाह में, तो क्या आएगा कैन आ जाएगा, कुड नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा। जनरली जो कैन का जो प्रयोग होता है, जब आपको अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर जब व्यक्त करनी रहती है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं नदी पार कर सकता हूँ, आई कैन क्रॉस द रिवर, आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइंब द ट्री। जब हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी पावर का, तब हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी मेरी क्षमता है, मेरी सामर्थ्य है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। 14 देखते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां से हम देख रहे हैं टेंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी पूछा जाएगा, मॉडल्स वर्ब भी पूछे जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है 3 प्रकार की, बी हैव डू। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी और जो दूसरा होता है मॉडल। क्या होता है मॉडल्स। जो प्राइमरी वर्ब होती है 3 प्रकार की होती है, बी हैव डू। आप बी में बी भी कई प्रकार की होगी, बी इज एम आर वाज वेयर। हैव में जो हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा। डू में डू डच डीड आएगा, है ना। तो अगर हम देखें जो है प्रेजेंट टेंस की बात करें और पास्ट टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब प्राइमरी वर्ब होती है ना, सब क्या होती है प्राइमरी वर्ब होती है। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं, जो मॉडल्स वर्ब होती हैं, वे लगभग 13 प्रकार की होती हैं। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, शैल, विल, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आर्ट टू, नीड टू, यूज टू, ये सारे क्या मॉडल्स हैं। तो ऑक्सिलरीज वर्ब आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज प्राइमरी वर्ब एंड सेकंड इज मॉडल्स वर्ब, ठीक है। तो मॉडल्स वर्ब से भी लगभग जो है 3 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्राइमरी वर्ब से भी लगभग 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंस से भी 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, आई विश, आई यहाँ पे भरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना। यदि कोई ऐसी इच्छा हो, कोई ऐसी ख्वाब हो जो पूरा ना हो सके, जब आप एक ऐसी इच्छा पालते हैं जो पूरा ना हो सके,
तो ऐसी स्थिति में जो है आई के साथ वाच का प्रयोग नहीं होता, वेयर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वेयर का। काश में पक्षी होता है, आई विश आई वेयर अ बर्ड। काश में प्रधानमंत्री होता है, आई विश आई वेयर अ पीएम। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता है। इफ आई वेयर अ किंग आई वुड मेक यू क्वीन। है ना? तो जब आप एक ऐसी इच्छा का कल्पना करते हैं जो पूरा ना हो सके, तो ऐसी स्थिति में आई के साथ जो है वाच का प्रयोग न करके वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई विश मेरी इच्छा है, काश, काश मैं रिच यानी आई वेयर, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। आप एक कल्पना कर रहे हैं, एक इच्छा पाल रहे हैं, है ना? तो ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो सके जो है, तो हम क्या करते हैं? आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या बना जाएगा? वेयर। कुछ लोगों को क्लियर होगा, आई के साथ वेयर कैसे आ गया? आई के साथ तो वाज होता है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन जब कोई ऐसी इच्छा आ जाती है जो अकाल्पनिक होती है, तो ऐसी इच्छाओं की स्थिति में हम आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, है ना? इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये तो भाई एक क्या है, एक जो है काल्पनिक इच्छा जो पूरा नहीं हो सकती। यदि मैं राजा होता तो मैं अपनी रानी बनाता। ये सब क्या है? अकाल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक चीजें हैं जो पूरा नहीं हो सकती, है ना? ये हमारी कल्पना मात्र है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे जाकर फंसते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। किसका? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो जो है, इसका हमें क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जो है हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो है 10वीं के बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम जो सेंटेंस को जब बदलेंगे, मतलब एक सेंटेंस को जब दूसरे सेंटेंस में बदलेंगे, जब हम एडजेक्टिव को निगेटिव में, मतलब जब हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे, या निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे, या एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, है ना? या एडजेक्टिव को जो है ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे, जब या एक्सक्लेमेटरी को एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, या जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, तो जो है सेंटेंस में आप भले परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन उसके भाव में, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। यहां पर अगर देखेंगे, डोंट स्पीक ट्रूथ, सत्य मत बोलो, तो यहाँ दोनों के एक दूसरे को उल्टा जा रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमेशा सत्य बोलो, तो इसमें कहा रहा है कि डोंट स्पीक द ट्रूथ, सत्य मत बोलो। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। हमें विरोधी लेकर नहीं चलना है, हमें ऐसे अर्थ को पकड़ना है जो समान अर्थ रखता हो, है ना? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नन ऑफ द दीज, इसको छोड़िए। ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, हमेशा जो है सत्य मत बोलो, ये भी क्या जा रहा है? ये भी गलत अर्थ, उल्टा अर्थ लेकर जा रहा है। हमें उसको पकड़ना होगा जो सीधा सही अर्थ लेकर जाए। यानी हमेशा सत्य बोलो, जो इसी तरह जो सेम अर्थ रखें। क्या है? नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। भाई कभी झूठ मत बोलो मतलब क्या है? हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य बोलो मतलब क्या है? कभी झूठ मत बोलो, है ना? तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा नेवर, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। कैसे करेंगे भाई? एक तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव जनरली हम जो है डू नॉट से करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डू नॉट आया हुआ है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान देंगे, अर्थ सेम होने चाहिए, ठीक है? अब देखिए जो ऑलवेज है, क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट क्या होता है? एंटोनिम्स क्या होता है? नेवर होता है, कभी नहीं। तो हम ऑलवेज का अपोजिट लिख देंगे नेवर। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, सत्य बोलो का अपोजिट क्या हुआ? झूठ बोलो, यानी टेल अ लाई, टेल अ लाई। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है? अपोजिट शब्दों को लेना है। जब हम अपोजिट शब्दों को लेंगे तो जो है दोनों अर्थ सेम रखेंगे। देखो, देखिए
ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए। कभी झूठ नहीं बोलिए मतलब क्या है, हमेशा सत्य बोलिए। यानी दोनों का जो अर्थ है सेम है, दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। अंतर है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये नेगेटिव फॉर्म में है। यानी ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म में है। यानी हम कह सकते हैं ये अफर्मेटिव फॉर्म है तो ये नेगेटिव फॉर्म है। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव किया गया है, लेकिन अर्थ क्या रखा गया, सेम रखा गया है। ठीक है, आई होप आप आर यू क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी समय तो ले रहा हूं, लेकिन जो है आप इस पर मत जाइए कि मैं बहुत समय ले रहा हूं। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आप मॉडल पेपर अपने तरीके से हल कीजिएगा, आपसे जितना समय लगेगा आप लीजिएगा। लेकिन जो है मैं आपको जो एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरी चीजें भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो है और भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जब आएंगे तो आप उसको बनाएंगे कैसे जो है। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको रूल रेगुलेशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अभी आप पैसेज को तब तक पढ़िए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने जो 16 प्रश्न देखे थे, ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एक ग्रामर का पार्ट है। जो 30 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे, जो 30 MCQ होंगे, उसमें लगभग जो है आधे जो प्रश्न होंगे वो ग्रामर से होंगे। वे अनसीन पैसेज हो सकते हैं, वे जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो सकते हैं, वे जो है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित हो सकते हैं, वे जो है ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित हो सकते हैं, या वे टेंस या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। चलिए हम अब जो है इसके बाद जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से जो प्रश्न पढ़ेंगे, अब यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये प्रोज और सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे। यानी जो है, जो इंग्लिश की एक पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरी पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी प्रोज और सप्लीमेंट्री की जो दो पुस्तकें हैं, अब वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक पैसेज है जो फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। यहां से जो है प्रश्न पूछा, ये पैसेज लिया गया है। अब इसमें जो है इस चैप्टर में भी 3 कहानियां हैं। ये कहानी अ बेकर फ्रॉम गोवा की, ये कहानी है टी फ्रॉम आसाम की है, तो एक कहानी है कुर्ग की। तो यहाँ पे जो कहानी है टी फ्रॉम आसाम, वहां से ये पैसे लिया गया है। क्या है, प्रांजल एंड राजवीर वेयर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम। प्रांजल और राजवीर जो है ये 2 मित्र हैं जो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं किसकी, असम। यानी प्रांजल और राजवीर ट्रेन से जो है असम जा रहे हैं। ठीक है, एज दे लुक, जैसे वे देखे आउट ऑफ द विंडो, जैसे वे दोनों जो है खिड़की से बाहर देखे, राजवीर वाज फैसिनेटेड, राजवीर क्या हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, बाय द इंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ टी बसेज, चाय के बागानों को, जैसे को है मतलब चाय की बागान ऐसी थी जो अंतहीन थी, जो न समाप्त होते हैं। तो चाय के जो अंतहीन बागानों को देखकर जो है राजवीर क्या हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया, वो फैसिनेटेड हो गया, कभी उसने बागान नहीं देखे थे। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, संसार में जो है, दुनिया में जो चाय के बागान हैं, तो सबसे अधिक जो चाय के बागान है वो कहाँ पे है, असम में है। चाय के बड़े बड़े बागान, दुनिया के जो है सबसे जो बड़े बड़े जो बागान है वो कहाँ पे है, असम में है। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, राजवीर शेयर्ड, राजवीर ने क्या किया, शेयर किया, फिर प्रांजल, प्रांजल के साथ जो है, प्रांजल से जो है शेयर किया, क्या किया, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी, चाय को लेकर जो है कुछ जो इंटरेस्टिंग जो तथ्य जो है राजवीर ने शेयर किया, किससे, प्रांजल से।
ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा दैट कि टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, चाय की जो पहली बार चाय को जो खोजा गया था वो चाइना में खोजा गया था। वेयर अ चाइनीज एम्परर, जब एक चाइनीज सम्राट एक्सीडेंटली गलती से डिस्कवर्ड इट, गलती से इसे खोज लिया। कैसे खोज लिया? व्हेन सम टी लिप्स, जब चाय की कुछ पत्तियां फेल इनटू हिज बाउलिंग वाटर, जब चाय की पत्तियां जो खौलती हुए जल में जो है गलती से गिर जाती हैं तो चाय की खोज हो जाती है। जब एक सम्राट जो है, एक सम्राट क्या करता है, गलती से जो है चाय की खोज कर देता है। जब पानी को खौलाया जा रहा था उसी में जो है कहीं से जो है चाय की पत्ती गिर गई थी, जहां से इसकी खोज हो गई गलती से। लेटर बाद में टी जो है बिकम हो गई पॉपुलर, फेमस हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद जो चाय फेमस हो गई, पूरी दुनिया में फेमस हो गई, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित पूरी दुनिया में चाय क्या हो गई? फेमस हो गई। विच इज नाउ, जो अब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, जो कि क्या है, चाय के बड़े उत्पादकों में से एक है। कौन? असम। चाय जो असम जो है चाय के बड़े उत्पादकों में से एक है ना, एक है। या इंडिया को भी कह सकते हैं, इंडिया जो चाय के बड़े उत्पादकों में से एक है। इंडिया में भी चाय और कॉफी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखते हैं, काफी समय हो गया। वेयर वाज प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, ये जो कहाँ पे यात्रा कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तो ये असम की यात्रा कर रहे थे, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, यात्रा के दौरान जो राजवीर जो है कैसे फैसिनेटेड हो गया है ना? द टी गार्डन, चाय के बागानों को देखकर वो क्या हो गया? फैसिनेटेड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। आंसर हो जाएगा बी। नवा देखिए, फेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर, चाय को जो पहली बार कहाँ खोजा गया? चाइना, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये प्रोज जो है फर्स्ट फ्लाइट जो है, फर्स्ट फ्लाइट का ये पहला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, है ना। इसमें जो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की जो आशा क्या थी, एक उसकी जो एकमात्र अभिलाषा क्या थी? अब उसकी अभिलाषा तो मनी फ्रॉम द बैंक नहीं थी, न्यू सीड्स बीज, मे बी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, रेन बारिश की। तो अगर जब आप कहानी को जब आप पढ़ते हैं, शुरुआत में जो है, शुरुआत में जब लेंचो के बारे में बताया जाता है कि लेंचो कहाँ पे रहता है, जो ना पहाड़ी के निचले सिरे के जो ऊपरी भाग पे वो रहता है, घाटी में रहता है, वो जो है गेहूं की फसल बोया रहता है। तो उसकी उस टाइम जब अपनी फसल को देखता है तो उसे जो एक आशा बनती है, एक होप बनती है कि अच्छी फसल होगी इस बार, जो अच्छी फसल होगी। उसकी जो आशा थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने के संकेत दे रहे थे फसल जो है, तो उसकी आशा यही थी अ गुड हार्वेस्ट। हालांकि बाद में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ना, फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको अपने जीवन यापन के लिए दोबारा फसल बोने के लिए उसे बीज की भी जरूरत पड़ती है। और जब वो अपनी फसलों को देखता है तो फसलों को देखते हुए उसे इस बात की भी उम्मीद रहती है कि काश थोड़ी सी वर्षा हो जाए, वर्षा की बौछार आ जाए तो फसल के लिए बड़ा बेहतर होगी। तो उसकी आशा तो वर्षा की भी थी, और फसल जब बर्बाद होती है तो बीज के लिए भी जो है उसे पैसे की जरूरत थी। लेकिन अगर हम देखें जो है प्रारंभ में अगर देखें, जब वो अपनी वो फसल को जब अपनी देखता है तो फसल से उससे जो एक उम्मीद बनती है कि इस बार फसल जो अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। अ गुड हार्वेस्ट इसका राइट आंसर होगा 21। हु कंपोज्ड, किसने लिखा है भाई, किसने रचाया द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को किसने रचाया, किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट। प्रोज को जो लोग लिखते हैं, जो लोग प्रोज को लिखते हैं उनको हम बोलते हैं राइटर बोलते हैं। राइटर जो है राइटर रिटेन, उनका संबंध रिटेन से संबंधित होता है। वही जो पोएट्री जो लिखते हैं, उनको हम पोएट बोलते हैं, है ना। तो जो पोएट होता है वो कंपोज करता है, और जो राइटर होता है वो वो लिखता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, प्रोज में जो है, प्रोज में जितने चैप्टर आएंगे उसमें आपको राइटर आथर मिलेंगे,
और पोएट्री में जो आपको मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, पोएट मिलेंगे। 22 इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की जो है एक पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो है फर्स्ट फ्लाइट का ये दूसरा चैप्टर है ना। नेल्सन मंडेला जो है जिसे लिखे हैं, व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला जो है किन दो दायित्वों का जिक्र करते हैं, किसमें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो इसमें दो जिक्र करते हैं, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न देखिए, इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम। सप्लीमेंट्री से प्रश्न पूछ लिया है, सप्लीमेंट्री का चैप्टर है द थीप्स स्टोरी। इसमें जो चोर होता है उसका जो वास्तविक नाम होता है हरि सिंह होता है, डी आंसर हो जाएगा। 24 है, द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। जो बेकर की जो उपस्थिति होती थी उसकी उपस्थिति की घोषणा जो कैसे होती थी, द साउंड ऑफ हिज, जो साउंड ऑफ हिज, एक जो आवाज आती थी, आवाज से उसकी घोषणा होती थी। आवाज किसकी थी, तो जो आवाज थी थर्ड ऑफ बैम्बो स्टाफ, बांस की एक छड़ी होती थी, बांस की छड़ी की जो खनक होती थी, बांस की छड़ी के खनक से जो है बेकर की उपस्थिति का एहसास होने लगता था, यानी अनाउंस हो जाता था कि बेकर आ गया है। तो आंसर होगा इसका बी। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ही एक चैप्टर है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, वहां से एक प्रश्न पूछा गया है। जो है टी फ्रॉम आसाम, वहां से भी एक प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसका एक पार्ट है कुर्ग, वहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कुर्ग इज द लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के दो जो है दो जिलों में जो है, जो कुर्ग जो है इसका लोकेशन जो है, जो स्थित है, किन दो जिलों के बीच स्थित है। तो दो जिले हैं मैसूर एंड मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो है कुर्ग जो है स्थित है। तो आपने देखा कुर्ग से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया, टी फ्रॉम आसाम से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया, और अब बेकर फ्रॉम गोवा से भी एक प्रश्न पूछ गया है। तो फर्स्ट फ्लाइट है उसका एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें 3 कहानियां हैं, तीनों कहानियों में से एक एक प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हु वाज किट्टी, जो किट्टी था वो एनिस डायरी, एनी की डायरी का नाम था किट्टी। 27 इन ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, ट्रिकी क्या था, एक कुत्ते का नाम था, एक डॉग था, है ना। ये सप्लीमेंट्री की कहानी है, इन ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें जो ट्रिकी था वो एक कुत्ता था। चलिए आगे देखते हैं, हो गया 28। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर। सप्लीमेंट्री का ही जो है एक चैप्टर है द हैक ड्राइवर, ठीक है। इस चैप्टर में जो है नरेटर्स प्रोफेशन, जो कथावाचक था उसका व्यवसाय क्या था, वो लॉयर था, क्या था, एक वकील था, डी आंसर हो जाएगा। 29 हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, जो नेकलेस था उसका रियल जो वास्तविक मूल्य कितना था। तो सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है द नेकलेस, बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन यहाँ पे जो नेकलेस है उसका जो रियल मूल्य था वो ओनली 500 फ्रांसिस था, सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 देखते हैं, ग्रिफिन वाज रेदर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का एक जो मुख्य नायक है, जो मेन किरदार है, वह ग्रिफिन है। क्या है, ग्रिफिन है। ग्रिफिन क्या है, ये बहुत ही एक लापरवाह इंसान था ना, बहुत ही लालिश पर्सन था, लेकिन एक साइंटिस्ट भी था। क्या था, एक साइंटिस्ट भी था, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं, मुझे लग रहा है कि काफी समय लग रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इस चीज को इसी जगह रोक देते हैं। इंग्लिश का ये जो मॉडल पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अभी तक जो मैंने 30 प्रश्नों के आंसर आपको बताए थे,
ये सेक्शन ए से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे इसको रोक दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आगे से मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है सेक्शन बी, सी और डी के जो प्रश्न हैं हम इस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कि बी में कौन प्रश्न पूछे गए हैं, सी में क्या पूछा गया और डी में क्या पूछा गया है। हम वीडियो को इसी जगह रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, यानी इंग्लिश का ये जो मॉडल पेपर है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट में हम केवल सेक्शन ए के 30 MCQ प्रश्न को देख रहे हैं और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो सेक्शन बी, सी और डी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि जो मेरा बेस है, जो मैं टीचर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। मैं विद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। क्योंकि हमारे विद्यालय में इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है मुझे जो है अंग्रेजी भी पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इंग्लिश इन माई स्कूल। मुझे अंग्रेजी भी पढ़ाना पड़ता है। तो हालांकि अंग्रेजी मेरा मूल विषय, मूल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। लेकिन थोड़ी बहुत ही ज्ञान मुझे भी है कि जो 10वीं के बच्चों को अंग्रेजी जो है कैसे पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मुझे व्यक्तिगत स्तर पर भी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान भी नहीं रहता। तो 30 प्रश्नों को मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। इसके बाद बाकी जो प्रश्न बचेंगे जो है 30 के बाद, यानी लगभग 22 प्रश्न, इसके सटीक आंसर आपको जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो आज का आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।